नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही होता है सफलता का राज। निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। सफलता तब ही आपको मिलेगी जब आप निरंतर अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहोगे। तो आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो नहीं पर आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली, तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन चारूचंद लेख जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ये आपको पता ही है। तो और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जब हम यहाँ पर देखें, एक प्रश्न से जुड़े हुए उसके और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम जो है करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों से जुड़े हुए और अन्य तथ्य भी पूछ लिए जाए, घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आसानी से आप सही आंसर दे सको। तो निम्नलिखित कृतियों में से जो है चारूचंद लेख जो है जयशंकर की नहीं बल्कि किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास कौन से हैं हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और क्रमानुसार भी लगाने का प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों क्रम के अनुसार लगाइए। तो आपको ध्यान रखना है, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 की रचना है इनकी, पुनर्वा 1973 और अनामदास का पोता 1976। इस प्रकार आप क्रमानुसार लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली के अलावा जयशंकर प्रसाद की और अन्य प्रमुख यहाँ पर रचनाएं देखें तो देखते हैं चित्राधार, प्रेमपति, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयक, स्कंदगुप्त, एक घूट इनका एकांकी है और चंद्रगुप्त। ये सभी रचनाएं जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और इन रचनाओं से जुड़ी हुई इनकी अपनी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उनको भी हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले। तो देख लेते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक तथ्यों को जब हम करें, ताकि परीक्षा में जब आपको प्रश्न देखने को मिले तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको काफ़ी सारे तथ्य यहाँ से जो है आपके जो है कंप्लीट होते चले जाए। तो देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। तो पद्मावत के अंतर्गत जयसी जी द्वारा लिखा गया पद्मावत महाकाव्य में अनुच्छेदों को क्या नाम दिया गया है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा हमारा खंड। किसी में जो है अनुच्छेदों को कांड कहा है, जैसे कि रामचरितमानस में कांड कहा है, किसी में सर्ग कहा है, जैसे पृथ्वीराज रासो में सर्ग कहा है, और किसी में जो है अध्याय के नाम से भी इन्हें जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस महाकाव्य के अंतर्गत अनुच्छेदों को क्या नाम दिया है। पद्मावत में क्या कहा है? खंड कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, खंड नाम दिया है। पद्मावत जयसी जी की रचना है, ये आप सभी को पता है, और इसका जो ये है हिंदी का महाकाव्य है। और इसकी कथा पूर्वार्ध लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक कहलाता है। इसका नायक राजकुल से संबंधित है। पद्मावत की पूरी कथा 52 सर्गों में विभक्त है, जिन्हें खंड कहा गया है। और जयसी जी की और अन्य प्रमुख रचनाएं जब हम यहाँ पर देखें, पद्मावत के अलावा अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, ये सभी रचनाएं जो है जयसी जी की है, जिनमें आपको पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और चित्ररेखा ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। जब हम देखें, इनमें कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो कि द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं आता? तो आपको बताना है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त,
तीनों के तीनों कवि द्विवेदी युग के कवि कहे जाते हैं, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी जो हैं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। आपको पता ही है, राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। सोहनलाल द्विवेदी नवयुग की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत तथा प्रमुख गांधीवादी कवि रहे हैं। और द्विवेदी जी बड़े भावुक है, और यानी कि सोहनलाल द्विवेदी जी का बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ये बड़े भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं जब हम देखें तो उनमें शामिल है भैरवी, युगारंभ, पूजा गीत, वासवदत्ता, कुणाल और विषपान, सेवाग्राम, प्रभावती, वासंती, युगधार, चित्रा, ये आदि जो रचनाएं हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की है। बल्कि जबकि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, जो ये सभी कवि यहाँ पर 3 कवि दिए गए हैं, ये किस युग के अंतर्गत आते हैं? द्विवेदी युग के कवि कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 जब हम देखें, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ये जो उपन्यास है ये किसका है, ये आपको बताना है। तो ये मेरी तेरी उसकी बात निम्नलिखित में से यशपाल जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अमृतलाल नागर के उपन्यास, एक सेकेंड भाई, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो प्रमुख साहित्यकारों के उपन्यास जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अमृतलाल नागर जी के जो उपन्यास है, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुंदर 1956, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एक दाना मिश्राय, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नैन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट पीढ़िया, ये सभी उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी के हैं। आगे बढ़ते हैं, यशपाल जी के और अन्य उपन्यास जब हम यहाँ पर देखें, मेरी तेरी उसकी बात के अलावा तो और है यहाँ पर देशद्रोही, दिव्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पार्टी कामरेड भी इम्पोर्टेंट है इनका। मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सचिन का काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा है। देश विभाजन पर आधारित है। पहला भाग इसका 1958 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। देश और वतन और देश का भविष्य नाम से इनको प्रकाशित कराया गया, दोनों भागों को। आगे बढ़ते हैं, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास जब हम देखें, पतन, चित्ररेखा अभी हमने पढ़ा था, एक रचना ऊपर जो प्रश्न आया हुआ था हमारा, चित्ररेखा, ये रचना आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है किस रचनाकार की है, किस सूफी कवि की रचना है, तो ये आपको बतानी है। और इसके अलावा जो चित्रलेखा है ये उपन्यास आधारित रचना है भगवती चरण वर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं, 3 वर्ष, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सच्ची सी दीवार, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। इसके अलावा जो है उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यासों को भी जब हम यहाँ पर देखें तो नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, ये उपन्यास जो है उदय शंकर भट्ट जी के हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में जब हम देखें, छायावाद का पतन किस लेखक की कीर्ति है? छायावाद का पतन नामक रचना लिखी देवराज कवि ने। देवराज कवि हुए हैं एक, उनके द्वारा लिखी गई रचना है छायावाद का पतन, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है कौन सा है इनमें से? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत आंसर आएगा भाई, ये यहाँ से आंसर गलत दिया हुआ है, तो देख लेते हैं, आंसर होगा हमारा बी, श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है आप सभी को पता है, वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई
1468 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। और आज थोड़ा मैं गलत टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो इसलिए बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस आगे से इसका ध्यान रखूँगी। तो देख लेते हैं वल्लभाचार्य जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी, 1530 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गई थी। पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, जीव, भक्त। 3 प्रकार के मार्ग जीव व भक्त होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के मार्ग, 3 प्रकार के जीव और 3 प्रकार के भक्त इन्होंने माने हैं, जैसे कि मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और जो है पुष्टि मार्ग। इसी प्रकार से जीव है 3 प्रकार के, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और जो है पुष्टि जीव। इसी प्रकार से भक्त भी 3 प्रकार के बताई है, मर्यादा भक्ति और जो है प्रवाह भक्ति, उसके बाद जो है पुष्टि या शुद्ध भक्ति, यहाँ पर भक्ति आएगी भाई, भक्ति भी 3 प्रकार की बताई है, तो ध्यान रखना है आपको। और जो पुष्टि मार्ग से जो है आगे चल के जो पुष्टि मार्ग भक्ति अपनाई थी सूरदास जी ने भी, तो सूरदास जी द्वारा भी पुष्टि मार्ग भक्ति को ही अपनाया गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति जी को, जो कि आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर, कवि कंठाहार या नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान या पंचानन और जो है मैथिल कोकिल, कवि रंजन आदि नामों से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यापति को अभिनव जयदेव इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है पदावली जो रचना है वो इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद को आधार बनाकर लिखी गई, इसीलिए जो है इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, हेम की टिरनी किसकी रचना है? हेम की टिरनी जो रचना है निम्नलिखित में से वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। हेम तरंगिणी पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हेम की टिरनी 1943 की रचना है, हेम तरंगिणी जो कि 1949 में लिखी गई। इस पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी भी प्राप्त हो चुका है 1955 में, आप सभी को पता है। और जो है माता जो रचना है इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। और संपूर्ण जो है 1956 में लिखी गई रचना है। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 1857 ईस्वी में, 1960 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देख लेते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं है वो है कुमकुम, रश्मि रेखा, ऐपलक, कवाशी काफ़ी बार पूछी जाती हैं, हम विश्वाई जन्म के, विनोबा सतवन और उर्मिला, इनका ये खंड काव्य है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का जन्म 1865 में, मृत्यु 1947 में। हरियोत जी की प्रमुख रचनाएं हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि और जो है प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु परश्वण और प्रेमाम्बु प्रभा, प्रिय प्रवास इनका खड़ी बोली में लिखा गया जो है महाकाव्य माना जाता है। प्रथम खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वो है प्रिय प्रवास, जो कि हरियोत जी द्वारा लिखा गया। उसके अलावा जो है चोखे चोपते चुपते चोपते, फूल पत्ते, पदम परशून, बोलचाल, रस कलश, पारिजात है भैया, पारिजात, कल्पलता, ग्राम गीत, हरियोत सतसई, बैठे की ही वनवास, मरम शपर आदि रचनाएं हरियोत जी की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जब हम देखें, आवेदना मिली विदाई किस नाटक की गीत की पंक्तियाँ है? तो आवेदना मिली विदाई निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियाँ हैं। आवेदना मिली विदाई
स्कंदगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियाँ है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियाँ हैं और कार्नेलिया द्वारा कही गई है सुहासिनी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियाँ है और समवेत गायन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है वो है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये स्कंदगुप्त नाटक की स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? सेठ बांकेलाल नामक जो रचना है वो है अमृतलाल नागर जी की। अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनमें आपको पता ही है महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुंदर, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एक दाना मिसराय, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ। ये सभी उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी के हैं। यशपाल जी के उपन्यासों में शामिल है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। आगे बढ़ते हैं। उग्र जी के उपन्यासों को भी एक बार देख लेते हैं, जिसमें शामिल है चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का दलाल, बदुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों से, चॉकलेट, जी 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 जी, फागुन के 4 दिन, जूहू। ये सभी उपन्यास जो हैं उग्र जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा जी के भी हम उपन्यास पहले पढ़ चुके हैं। एक बार और आप रिवाइज यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि पतन, भगवती चरण वर्मा जी का जो उपन्यास है पतन। उसके बाद चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, फिर वह नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सच्ची सीधी बात, सभई नचावत राम गोसाई, प्रेम मरीचिका। ये सभी उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से जब हम नाटकों का सही अनुक्रम देखें तो आंसर होगा हमारा ए, संयोगिता संवर, फिर आएगा चंद्रगुप्त, फिर सिंदूर की होली और फिर आता है हमारा कोणार्क नाटक। तो देख लेते हैं। संयोगिता संवर 1886 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ, जो कि नाटककार रहे हैं लाला श्रीनिवास दास। चंद्रगुप्त नाटक 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया और स्कंदगुप्त नाटक 1934 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है और कोणार्क जो है 1951 में जगदीश चंद्र माथुर जी का प्रकाशन इस उपन्यास का हुआ। तो आपको पता ही है, तो देख लेते हैं आगे। सबसे पहले संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी द्वारा, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। और जो है आपको लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र में कंफ्यूज नहीं होना है भाई, क्योंकि कई दोनों ऑप्शन में हमें दिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। सिंदूर की जो होली है ये लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, लाल ने नहीं लिखा। तो ये आप यहाँ पर प्रश्न को गलत कर सकते हो, आते हुए प्रश्न को गलत कर सकते हो इस कन्फ्यूजन के आधार पर। इसी प्रकार से हमारे आते हुए जो सिली मिस्टेक के आधार पर ही जो हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मैं बार बार आपको कहती हूँ प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा गया क्या गया है और ऑप्शन में कौन कौन से रचनाकार वहाँ पर दिए गए हैं। तो कई रचनाकारों का नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या किशोरी लाल गुप्त। इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों को बिल्कुल ध्यान से समझ के साथ प्रश्नों को करते हुए चलना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म आप सभी को पता है, ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़के नामक जो रचना है वो है कृष्णा शोभती जी की। कृष्णा शोभती जी की कहानियाँ हैं बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों का यार, 3 पहाड़, ए लड़की। मैत्री पुष्पा जी की जो कहानियाँ हैं उसमें शामिल है चिन्हार,
लल 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 ललमनिया और जो गोमा हस्ती है, जवाबी कागज। आगे है मनु भंडारी जी की कहानियाँ, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन और त्रिशंकु बंद दरवाजे के साथ। उसके अलावा जो है ममता कालिया जी की भी कहानियाँ देख लेते हैं, जिनमें शामिल है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन उसका यौवन, बोलने वाली औरत, जांच अभी जारी है और इनकी जो कहानी है मुखौटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शकुंतला की अंगूठी नामक नाटक के रचनाकार कौन है? शकुंतला की अंगूठी नामक जो नाटक लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया और अन्य नाटक है तो जिसमें शामिल है द्रौपदी 1972, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात। आगे बढ़ते हैं। रमेश बख्शी जी के नाटक भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिनमें शामिल है देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। आगे बढ़ते हैं। शंकर शेष जी के जब नाटक देखे तो फंदी, घरौंदा इनका प्रसिद्ध नाटक है। एक और द्रोणाचार्य भी, दो समांतर कथाओं पर चलने वाला काफ़ी प्रसिद्ध नाटक हुआ है। उसके बाद अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गंधार, पोस्टर और खुजराहो का शिल्पी, बिन बाती के द्वीप, आधी रात के बाद। इसके अलावा प्रभाकर क्षेत्रीय जी के भी हम यहाँ पर नाटक देखें तो ईला काफ़ी प्रसिद्ध नाटक हुआ है इनका। और साच कहूँ तो फिर से जहाँ पन्हा, ये सभी नाटक प्रभाकर क्षेत्रीय जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्ति की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी और विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित होती है। ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद एक और कथन यहाँ पर दिया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र जी का, तो देख लेते हैं इस कथन को भी हम एक बार। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये कथन कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जब हम देखें, कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति अंगनी चारु गोराई, जो ये पंक्तियाँ हैं ये जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रीतिबद्ध कवि मतीराम जी द्वारा लिखी गई है। ये पंक्तियाँ बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, जैसे कि कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम जी की रचना है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल प्रताप आतप पयो प्रभात, जो ये पंक्तियाँ है ये बिहारी जी की हैं। इसके अलावा भूषण जी ने महाराज शिवाजी और 76 साल की वीरताओं का बखान करते हुए ये पंक्तियाँ भी लिखे, शिवा को बखानो 76 साल को, भूषण जी की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिधा उत्तम काव्य, मध्यम लक्षणा हीर, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, ये पंक्तियाँ जो है देव कवि द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विखंडनवाद के प्रवर्तक निम्नलिखित में से रहे हैं जॉर्ज दरिदा द्वारा विखंडनवाद का सिद्धांत दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, आल्य किस ऋतु में गाया जाता है? आप सभी को पता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है आल्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिसल देवरासों के रचयिता कौन है? बिसल देवरासों के रचयिता नरपति नाल्य जी हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1212 माना जाता है। इसके अलावा जो है नरपति नाल्य जी द्वारा लिखा गया है बिसल देवरासो, लेखक बिसल देवरासो के नरपति नाल्य रहे हैं। परमाल रासो जो कि आल्य खंड के नाम से भी जाना जाता है, 1230 जगनीश इसके लेखक रहे हैं। फिर आते हैं पृथ्वीराज रासो
जो है 1192 ईस्वी इसका समय। चंद बरदाई जी इसके लेखक रहे हैं। फिर देख लेते हैं रचना हमीर रासो के लेखक सारंगधर सूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान नामक रचना किसकी है? तो ये गारसादा तासी द्वारा लिखी गई रचना है। फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के सूत्रपात इसी रचना के द्वारा किया गया और ये जो रचना है फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। 2 भागों में सन 1939 और सन 1947 में इसे प्रकाशित किया गया और इसका जो तीसरा संस्करण है वो 1971 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है गारसादा तासी जी द्वारा ही किया गया। और आगे जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा लिखी गई जो रचना है, ये जो ग्रंथ है इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखी गई। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसी रचना को माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22, अंधायुग किसकी रचना है? अंधायुग नामक जो रचना है वो रही है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया नाटक अंधायुग 1955, लेखक हुए हैं धर्मवीर भारती जी। एक कंठ विस्पाई नामक जो नाटक है वो 1963 में दुष्यंत जी द्वारा लिखा गया है। खंडित यात्राएं नरेश मेहता जी की रचना है। पैरों तले जमीन जो है मोहन राकेश जी का नाटक है, जो कि अधूरा रह गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुटुज के लेखक कौन है? कुटुज नामक जो निबंध संग्रह लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह में शामिल है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह जब हम देखें तो आप सभी को पता है, तो शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 नाम से जो है अपने निबंध संग्रह को प्रकाशित कराया। आगे बढ़ते हैं, 3 और चिंतामणि भाग 4 भी जो है अंत में बाद में आया था। उसके बाद जो है कुबेर नाथ राय के निबंध जब हम यहाँ पर देखें तो प्रिय नीलकंठी, रसाखेट, गंधमादन, विषाद योग, निषाद, बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि, अभिशाप, मराल और उत्तर कुरु आदि जो है ये कुबेर नाथ राय जी के निबंध है। उसके अलावा विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हम यहाँ पर देखें तो हल्दी दो, हम चंदन हम विष पाए, तुम चंदन हम पानी, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भरमानंद के पत्र, तमाल के झरोके से, संचारणी, अंगद की नीति, शिरीष की याद आई, ये सभी रचनाएं जो है निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जब हम देखें, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और ये कथन किसके संबंध में कहा है शुक्ल जी ने, ये पूछा हुआ है प्रश्न में, तो आंसर होगा हमारा जयसी के संबंध में ये कथन कहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, यानी कि इन्हीं का नाम के जगह क्या आएगा, जयसी का ही नाम लेना पड़ेगा। जयसी के बारे में ये कथन शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। तो आज का हम अपना अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। टॉप 20 प्रश्नों को आज की क्लास में हमने करने की कोशिश की है, जिसमें संत मत के अलावा शब्द और शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ, तो आंसर होगा हमारा नाथ पंथ में। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का जो संग्रह है किस नाम से किया, गोरखबाणी नाम से संपादित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित कराया और शब्दी पद, राग सामग्री, शिष्या दर्शन, प्राण संकलित, नरवे बोध वे अभे, मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंदर, गोरख बोध, रोमावली, गायन तिलक,
पंचमात्रा इन 13 रचनाओं को बढ़तवाल ने यानी कि पीताम्बर नाथ बढ़तवाल ने प्रमाणिक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे प्रमाणिक रचना है गोरखनाथ जी की। तो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है शब्दी का जो शब्द प्रचलन नाथ पंथ में हुआ। पहले शब्दी कहा जाता था, फिर जो शब्द का प्रचलन जो है कि शब्दी को ही शब्द कहा जाने लगा, किस पंथ में, नाथ पंथ में। ये भी पूछा जा सकता है, संत मत में बहुप्रचलित रहा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लगभग 25 प्रश्नों को करने की कोशिश की है विद सॉल्यूशन के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, लगता है ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन जो है मिलता रहे। और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और प्रश्नों का आंसर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में दिया करो, क्योंकि इससे आप लोगों को जब परीक्षा में अगर वही प्रश्न आपके सामने होगा तो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इस प्रकार से हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, और हम भी इसी तरह से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करने की विद सॉल्यूशन के साथ कोशिश करते रहेंगे। तो आपके प्यार और विश्वास के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।